सो आई वेलकम यू बैक टू द नेक्स्ट वीडियो जो कि कंटिन्यूएशन है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, अगर डायरेक्टली जंप किए हैं तो वो वीडियो पहले देखो एंड देन कम हियर, क्योंकि मैं यहाँ पर गवर्नर से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, गवर्नर से, क्योंकि ऑल प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पिछले क्लास में बताया, उससे पिछले क्लास में मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया। ठीक है, अभी देखो गवर्नमेंट पार्ट 6 में आते हैं। पार्ट 6 में गवर्नर के बारे में बताया गया है 155th में क्या होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में बताया गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। और गाइज आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस। ठीक है, टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वो ले और पहले एटलीस्ट 21 पेजेस तक का ले, क्योंकि उसमें सारी चीज बताइए फ्रॉम पेज नंबर 5 आई गेस 4 से 21 पेज तक का लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सारी चीज आपको सीक्वेंस में बता रखी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, सो 155 हो गया। 161 क्या कह रहा है? पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा और एंड टू सस्पेंड, रीएमिट एंड कम्यूट सेंटेंस। नाउ गवर्नर की पावर होती है, गवर्नर के पास पावर है, ठीक है, टू सेंटेंस को पार्डन करने की, सेंटेंस को पार्डन करने की। ठीक है, नॉट द डेथ पेनल्टी, सेंटेंस को पार्डन करने की, वो भी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले। ठीक है, गवर्नर कैन रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ एनी वन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ही कैन नॉट गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और डेथ पार्डन करने की जो पावर है वो आर्टिकल 72 से सिर्फ प्रेसिडेंट को मिलती है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन डेथ पार्डन कर सकता है? डेथ पार्डन कर सकता है, मतलब डेथ को रोक सकता है, उसके टू बी हैंग टिल डेथ वाला होता है ना। और वाइस प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? वो सेंटेंस रिड्यूस कर सकता है, सेंटेंस रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ डीसी में कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कर सकता है, क्योंकि गवर्नर इज फॉर स्टेट, राइट? गवर्नर इज फॉर स्टेट, नॉट फॉर कंट्री, दैट्स व्हाई, समझ सकते हैं आप। ठीक है, फिर 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अभी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज द लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट, लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट। नाउ लीगल एडवाइजर ऑफ कंट्री कौन है? लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी, लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, पिछले क्लास में बताया था कौन से आर्टिकल, ये 76 शायद से था, ये आर्टिकल 76 आई गेस, लेट अस कम, या 76। फाइन, सो 165 तक पहुंच गए। और 167 में किसकी बारे में बात कर रहा है? 167 ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। मतलब इट्स द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द गवर्नर। Fine, duties of chief minister as respects the furnisher of information to governor etc. मतलब चीफ मिनिस्टर को गवर्नर को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी स्टेट के हिसाब से। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना ही है गवर्नर के बारे में। ठीक है, अभी नेक्स्ट कौन सा है अगर मैं रिकॉल कर सकूं तो 224, यहां तक गवर्नर का खत्म। ठीक है, सो 224 अभी देखो, आर्टिकल 224 किसके बारे में? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज इन हाई कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, जज जो होते हैं ना यार, जजेस, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है देन उनके टेन्योर से। फॉर एग्जांपल अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट से कोई जज रिटायर हो गया, ठीक है, कोई जज रिटायर हो गया और हाई कोर्ट में किसी जज की वैकेंसी है या फिर किसी जज का एक्सपीरियंस चाहिए, कोई बड़ा केस फंस गया, तो उस टाइम पे ये जज जो रिटायर हुआ है वो वहां जाके बैठ सकता है या फिर वहां जाके एडवाइस दे सकता है अपना। ठीक है, सो ये बताया गया है। और फिर 224A में बताया गया अपॉइंटमेंट के बारे में, 224A में बताया गया उसकी अपॉइंट कैसे होगा वो। ठीक है, फिर उसके बाद 226 में बताया कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स, हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है, हाई कोर्ट ऑल्सो रिट इशू कर सकता है, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी मैं फिर उधर चले जाऊंगा। ठीक है, आई डोंट वांट टू गो देयर, आई वांट टू कंटिन्यू दिस। रिट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, और इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको सारा, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर पार्ट 7 नॉट आर्टिकल, पार्ट 7 ओमिट हो चुका है
फ्रॉम द सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के हिसाब से, ठीक है। और पार्ट 9 जो बात करता है पंचायत के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप पार्ट 10 बात करता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 11 बात करता है, पार्ट्स के बारे में भी वीडियो बनाया मैंने, ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लेना इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में। गाइस इंपॉर्टेंट है यार, मैं आपके लिए ना चीजें आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे ना, आई हैव लिटरली वर्कड 1 वीक फॉर दिस, कि कैसे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो मेक यूज ऑफ इट, मेक यूज ऑफ इट। मैं आई एम कुकिंग, इट जस्ट दैट यू हैव टू ईट इट, आई कैन नॉट स्पून फीड यू ऑल्सो, फाइन, यू जस्ट हैव टू ईट इट। तो खाने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे, सारे वीडियोस अच्छे से देखो, समझ में आएंगे आपको, फाइन। सो अभी कौन सा है अपना पार्ट 12 बताता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में, ठीक है। 300A में राइट टू प्रॉपर्टी डाल दिया गया था, वो भी जानते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद 315 आर्टिकल 315 किसके बारे में बताता है, अभी थोड़ी देर में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, यूपीएससी, नॉट अभी थोड़ी देर में, मैंने अभी थोड़ी देर में बताया था, पिछले वीडियो में आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में बताया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वापस बता देता हूं, 324 जो है, 324 आपका आएगा, कौन सा आएगा आपका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आएगा। फिर 148 आएगा आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आएगा 338 आएगा आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। और फिर 338A आएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और 338B आएगा आपका नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ठीक है। सो ये चीज आएगी, ये चीज मैंने पिछले क्लास में भी बताई थी और यहां पर भी बता रहा हूं, ठीक है। और इसमें फाइनेंस कमीशन भी भूल गया शायद से मैं, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस जो कमीशन होता है वो 280 आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बताया, 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में बता दिया मैंने। 333 एंग्लो इंडियंस के बारे में बताता है। एंग्लो इंडियंस यू नो हु आर एंग्लो इंडियंस, जिनके एंसेस्टर्स जो ब्रिटिशर्स होते हैं, यू नो व्हाट, कब के टाइम में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, मतलब ईस्ट इंडिया आई थी, जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो लोग आए थे इंडिया में, तब क्या हो रहा था कि तब ना जो भी वो लोग एक्चुअली उस टाइम पे कोई फ्लाइट वगैरह तो कुछ था नहीं, जाने आने का रास्ता सिर्फ शिप से था। तो जो भी वर्कर्स थे ब्रिटिशर्स के जो जूनियर्स थे, वो लोग को शादी करना था, ठीक है। शादी किससे करेंगे, वो ब्रिटिश के लड़कियों से कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत दूर था। तो द फीमेल ऑफ ब्रिटिशर्स डू नॉट वांटेड टू मैरी दीज गाइज बिकॉज दे वर स्टेइंग इन इंडिया। सो ये लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स, जूनियर ब्रिटिशर्स, ये लोग ने इंडियन से शादी करना स्टार्ट कर दिया। और ब्रिटिशर्स हायर अथॉरिटी, वाइसरॉयज वगैरह जो थे ना, जनरल वगैरह, तो उन लोग को अच्छा लगने लगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और ब्रिटिशर्स का जो होल्ड है वो भी बढ़ रहा है उस टाइम पे। तो उन लोगों ने क्या किया उस टाइम पे, उनको और प्रमोट करना स्टार्ट किया, उनके जूनियर्स को, कि इंडियन से मैरी करो आप और फिर उनके साथ बच्चे पैदा करो, सो दैट, और इतना लिबर्टी दे दी थी कि उनके बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन ब्रिटेन में पढ़ाने की लिबर्टी दे दी थी, ठीक है, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बट द थिंग इज, उस टाइम पे धीरे धीरे इट वॉज इन लेट 1700 और 1800 पे आते आते उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि उसके बाद उन्होंने, ब्रिटिशर्स लोगों ने वो सारी चीज, पावर्स जो थी हटा दी थी, जो भी लिबर्टी मिल रही थी वो हटा दी थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि यही लोग रूल करने लग जाएंगे, उनके ब्रिटिशर्स वाले ही, ठीक है, ऐसी कोई स्टोरी थी। और उनके जो, मतलब वो जिनके एंसेस्टर्स है अभी, ठीक है, सो अभी जो भी जीवित है उनको एंग्लो इंडियंस बोलते हैं, जिनके एंसेस्टर्स उस टाइम पे ब्रिटिशर्स से शादी किए थे, या फिर उनके कोई, तो फॉर एग्जांपल केविन ओब्रायन जो जीके मास्टर बोलते हैं ना, ही कम्स अंडर एंग्लो इंडियंस। पिछले साल तक 2020 तक प्रेसिडेंट चूज करता था 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा की सीट के लिए, वो हटा दिया गया, ठीक है। सो 335 बात करता है रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन जो कि बहुत सारी डिबेट्स होती है ना, 335 पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। फिर रिजर्वेशन के बारे में हो रही है वो चीज। और फिर उसके बाद 343 इज हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रावधान देता है। फिर 352 इज अ नेशनल इमरजेंसी,
इमरजेंसी के बारे में बताता है। नेशनल इमरजेंसी कौन लगा सकता है? आपके नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है सिर्फ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन? प्रेसिडेंट मतलब इमरजेंसी हो तब आर्मी रूल होता है, और हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी और ऑल आर्म फोर्सेस? इज द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट का रूल हुआ ना। तो प्रेसिडेंट कब रूल लगा सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है? वो तभी लगा सकता है जब फॉर एग्जाम्पल लग रहा है कि वॉर होने वाला है, या हो रहा है, या होने वाला है, या फिर इंटरनल थ्रेट है, या फिर फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट से सारी पावर हटा के खुद रूल कर सकता है, वहां प्रेसिडेंट्स रूल आ सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ही लगा सकता है, ठीक है। फिर नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 से 1977 तक लगी थी, ठीक है। सो वो देख लेना। फिर 356 मतलब स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जो मैंने बताया ना कि अगर कोई भी स्टेट नहीं सुन रहा है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो प्रेसिडेंट लगा सकता है स्टेट इमरजेंसी ओवर देयर, ठीक है। और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब अभी ये, हालांकि हम लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं इमरजेंसी, ठीक है, हमने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा, कुछ भी पैसा नहीं बचा कुछ भी करने का, तब जाके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। सो तब की बात है वो। और फिर उसके बाद 360 हो गया अपना। फिर 368 देखो क्या कह रहा है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 368 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट अभी अमेंडमेंट अगर मैं आपको बताऊं अमेंडमेंट, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एंग्लो इंडियंस का रिमूवल, ये शायद 101 अमेंडमेंट था। आई एम नॉट 100% श्योर, बट यू कैन डेफिनेटली करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। डोंट गो फॉर दिस, एटलीस्ट सर्च ऑन द गूगल, ठीक है। सही होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर गलत होगा तो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है। 368 अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट हो सकता है, वो बताता है, ठीक है। और फिर 44th अमेंडमेंट कौन सा था? ये चीज मैं पिछले 5 वीडियो से 500 वीडियो में बता रखा हूं, क्योंकि यार सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम अ फंडामेंटल राइट टू लीगल राइट कर दी गई है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से लीगल राइट कर दी गया अंडर, अभी कौन से में? अंडर 300 आर्टिकल 300A के अंडर में है वो, ठीक है। सो ये चीज है। और फिर उसके बाद 368 हो गया। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट 370 आर्टिकल 370 सुना है ना आपने? आर्टिकल 370 इसके बारे में डिटेल पहले भी दिया है, अब भी देना चाहता हूं मैं। अभी देखो आर्टिकल 370 के बारे में। आर्टिकल 370 पीपल कंसिडर इट कि 370 पूरी तरह से हट चुका है। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो नहीं हटा है, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स की मैं सही हूं कि नहीं। 35A के अंडर J&K को स्पेशल प्रोविजन मिलता था कि अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता था उनका, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन देख लेना यार, ट्यूशन, ठीक है, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन चलता था 2 साल पहले तक। इसको हटा दिया गया है, इसको कंप्लीटली हटा चुके हैं, इसको नहीं हटाए हैं। क्यों नहीं लगता है मेरे को मालूम, क्योंकि स्टिल इफ यू वांट टू बी द सिटीजन ऑफ J&K यू नीड टू बी देयर और लिव देयर फॉर एटलीस्ट 15 years, or if you have completed your 10th standard and 12th standard from there, you have to live there for 7 years extra, then you will get the permanent citizenship of J&K. So कहाँ से हटा भाई? 370 पूरी तरीके से हटा क्या? नहीं ना, अभी भी आपको वहां पर 15 साल रहना पड़ेगा सिटीजनशिप लेने के लिए। सो ये चीज अभी तक पूरी तरीके से हटा नहीं है। हटा है 35A, जिसके तहत J&K को कॉन्स्टिट्यूशन मिलता था अलग से। अभी J&K भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, और J&K को क्या कर दिया है? J&K को अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। फाइन, सो ये चीज भी है। इतना ही है 370 तक, ठीक है। और क्या क्या लिखा है? या सिटीजनशिप फ्रॉम द डिफरेंट, यू कैन नॉट टेक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब चीज है यहाँ पर। फाइन। और फिर उसके बाद 395 इज द लास्ट, जो कि अपना आर्टिकल है, जो कि सीक्वेंस में 395 मतलब रिपील्स। अभी रिपील्स मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि 1947 में बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, राइट। तो इन लोगों के ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने फेवर में ही बनाया होगा डेफिनेटली, और हमको नहीं चाहिए भाई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखा है, वी आर द सोल पीपल हु हैव रिटन द, लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, और हमको किसी और की
कुछ भी नहीं चाहिए। सो दैट इज द थिंग। रिपील मतलब 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट में जो भी बताया गया सब बाहर भगा दिया है रिपील्स के तरफ से, ठीक है। सो इतना ही है इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑलमोस्ट ट्राई टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम माई साइड। रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट एक बार तो पढ़ो, ठीक है, सारे इसको पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। गाइज इट्स टफ टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स बट इट्स नेसेसरी टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। एटलीस्ट अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो मेरी एडवाइस लो, टेक माई एडवाइस, एटलीस्ट रीड ऑल द पार्ट्स, ठीक है, कि कौन से पार्ट में क्या क्या आते हैं। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है, ठीक है, जो मैंने वीडियो बना रखे हैं। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है 370 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। सो ये सारी चीज करना इंपॉर्टेंट है आपको, फाइन। सो रिक्वेस्ट यू टू, आपको करना नहीं है तो मत करो, एटलीस्ट 3 वीडियो को एटलीस्ट देखो जरूर, ठीक है, तब जाके चीजें समझ में आएंगी आपको, तब जाके इंटरेस्ट आएगा, तब जाके आप जरूर देखेंगे, ठीक है। सो आई विल एंड द वीडियो हियर। रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, शेयर टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर वर्किंग फॉर इट। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।